कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र। इसमें हम 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। आपको पूरा विषय का, सभी पाठों का, सभी अंक का देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, उसमें जा कर के आप सब कुछ देख सकते हैं। चलिए तो इसके 2 अंक के प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आवर्त तालिका व्यवस्था में भौतिक आधार क्या है? तो चूंकि तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया है, यही आधार है। जैसे मान लीजिए सोडियम है और ये पहले समूह में रखा गया है, तो इसके जितने भी पहले समूह के सदस्य होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS1। सभी का अंतिम का जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एक जैसे होगा, और जब एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो इनका गुण भी कैसा होगा? एक जैसे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीव या मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर होते हैं। तो इस तरह से मौलिक अंतर है। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, जबकि आधुनिक आवर्त में जो तत्व हैं वो किस पर हैं? परमाणु क्रमांक पर रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त तालिका में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो 17वें वर्ग का सदस्य होगा उसके संयोजी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन होते NS2 और NP2 होंगे। तो इस तरह से 17वें वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अंतिम कक्षा का वो होगा NS2 NP5, माने इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तीसरे आवर्त का है, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p5। तो यहाँ पर इसके पहले 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 10 2 12 और 12 5 इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 17। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक कर लिए 3p5 तक, तो ये हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2s2, फिर हो गया 2p6 और इसके बाद ये हो जाएगा 3s2 और हो जाएगा 3p5। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये तीसरे आवर्त का हो गया। ये देख लीजिए, ये तीसरे आवर्त का है क्योंकि 3 आ गया और इसमें बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किस वर्ग का हो गया? 17वें वर्ग का हो गया। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 होंगे। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे 17वें समूह में कर लें तो 17वें समूह में यदि यहाँ पर क्लोरीन है, फ्लोरीन है और भी हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सभी का होगा NS2 और NP5। ये 17वें समूह का होगा, तो यहाँ 17वें समूह में सभी तत्वों का होगा, तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे हो जाता है, इसलिए उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। अभी मैं दूसरे समूह का देखूं तो दूसरे समूह के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में यही सभी के में आएगा, इसलिए उनका रासायनिक और भौतिक गुण क्या होगा? समान होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या अंतर है? तो इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, ये गैसीय अवस्था में है, और यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाए तो ये हो जाएगा क्लोरीन का ये ऋणायन हो गया। ये भी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या है, तो ये उस तत्व के परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ये साझा करके दो बंध बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बंध बनाते समय क्लोरीन जो है इन बंधों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। तो दोनों को फिर से समझ लीजिए कि क्या है इलेक्ट्रॉन लब्धि, क्या है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या है। तो गैसीय अवस्था में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके गैसीय ऋणायन बना लेता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। और यदि कोई तत्व जो है सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन उन साझे के सहसंयोजक बंधों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मकता कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है। तो यह नियम सर्वप्रथम डोबे राइनर ने दिया था। इस नियम के अनुसार तत्वों में समान गुण वाले तत्वों के केंद्रीय तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत भार होता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, लिथियम जो है पहले समूह का है, सोडियम भी किस समूह का है, पहले समूह का है, और ये जो पोटेशियम है ये भी पहले समूह का है। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 7, और ये पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39। अब यदि हम 7 और 39 का औसत निकाल दें, तो यहाँ पर 7 और 39 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46/2 बराबर कितना आ जाएगा, 23। तो यहाँ पर जो है ये इसका बीच वाले तत्व का क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि यदि 3 तत्व हैं, एक ही समूह के 3 तत्व हैं, तो उनके बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। चलिए फिर से देख लेते हैं, इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिथियम है और ये पोटेशियम है, एक ही समूह के तत्व हैं। तो एक ही समूह के तत्वों का, 2 तत्वों का जो परमाणु का औसत भार होता है उसके बीच के तत्व के औसत भार के बराबर होता है। जैसे यहाँ 7 है, 39 है, 7 39 का हम यदि जोड़ देंगे, भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 46/। तो इस तरह से डोबे राइनर का त्रिक नियम है कि जो केंद्रीय तत्व का भार होगा, ये केंद्रीय तत्व ये कहलाएगा, केंद्रीय तत्व का जो भार होगा ये इसके अगल बगल जो 2 तत्व हैं इनके भारों के औसत के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम औसत निकालें किसका, 39 का, तो ये 39 और इसका 7 का, तो 39 और 7 जोड़ेंगे 46, और 46 में 2 का भाग करेंगे, औसत निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 23। तो जो 23 है ये इसका परमाणु भार होगा। यही डोबे राइनर का त्रिक नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। तो पूर्ण उपकोष तथा अष्टक पूर्ण होने के कारण अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझना है कि जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं उनका अष्टक पूर्ण होता है, कोष पूर्ण होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, और इसके बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके आयनन विभव का मान उच्च होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट का ये देख लीजिए, यदि NH2 है और ये NP6 है, तो ये कोष भी पूरी तरह बाहर के भरे होते हैं, या बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम को छोड़ करके 2। तो इस तरह से ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है तो इसके बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अक्रिय गैसों की आयनन विभव का मान क्या होता है, या आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो अगला प्रश्न, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों। हैलोजन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, और समझ रहे हैं कि यहाँ NP5 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है।
तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इनको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हैलाइड आयन बनाते हैं, इसलिए हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन ही ले लें। क्लोरीन का जो परमाणु विन्यास है बाहरी कक्षा का, वो होगा 3s2 और 3p5। अब यहाँ पर यदि इसको स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है तो ये 5 को क्या करना पड़ेगा, 6, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके ये क्लोराइड बना लेगा, माने हैलाइड का आयन बना लेगा। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करते हैं आसानी से। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, क्यों होती है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। कारण क्या है? क्योंकि F का आकार छोटा होता है और 2p कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण अधिक होता है। फ्लोरीन का जो बाहरी कक्षा का परमाणु विन्यास होता है वो 2s2 2p5 होता है। यदि आकार छोटा है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रोकते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इस तरह का नहीं होता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का बाहरी कक्षा होता है 3s2 और 3p5, तो इसके कक्षक बड़े होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका उतना प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से आ जाता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च हो जाती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी अपेक्षा कम होती है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता शून्य होती है। तो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, इनके संयोजी कोष पूर्णतः भरे होते हैं तथा सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP6 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, P में भी पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं और ये जोड़े में भी होंगे, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी क्या होती है, शून्य होती है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम समझाइए। तो इस नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान हो जाता है। तो न्यूलैंड का यही नियम है। यदि हम एक तरफ से यहाँ पर परमाणु भार के हिसाब से तत्वों को जमाते जाएं तो जो 8वां तत्व होगा फिर से वो पहले तत्व की भांति ही गुण का व्यवहार करेगा। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। इस चित्र को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये पहले हाइड्रोजन का परमाणु हो गया और ये दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु हो गया। तो इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, तो इसके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का हम यदि आधा कर दें तो वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहला जाएगी। तो यही है, यदि दो तत्व एकल बंध द्वारा जुड़े हैं तो उनके नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर यदि क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन का केंद्र देखना है, इस क्लोरीन का केंद्र देखना है, दोनों की दूरी नापना है, इस दूरी को आधा कर देना है, तो वह सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो यही है, यदि एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित दो परमाणु, तो ये दो परमाणु हैं जो एक बंध द्वारा क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अगला प्रश्न है, वांडर वाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा, मान लेते हैं ये हमारे पास पूरा का पूरा परमाणु है, ये भी परमाणु या अणु है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस परमाणु का केंद्र ये है और इस परमाणु का केंद्र क्या है, ये है। तो इन दोनों परमाणुओं के केंद्र का आधा
क्या कहलाएगा, वान डर वाल्स त्रिज्या कहला जाएगी। यहाँ पर ये समझ लेना है कि ये इसमें बंध नहीं बना है, ये आबंधित नहीं है। पिछली बार में सहसंयोजक त्रिज्या में सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र की बीच की दूरी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो निकटतम अणु है या परमाणु है उनके नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा। तो किसी भी ठोस में निकटतम परमाणुओं या अणुओं के नाभिकों के केंद्र की बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। तो इस तरह से 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इनको आप तैयार करिएगा। इसके बाद हम जो है 3 अंकों के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।